हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और इसी में अपन नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं आज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसके बारे में अपन बात करते हैं कि क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो क्या होता है, ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ मेनली फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ये देखो यहाँ पे जो सर्कल कर रहा हूँ मेन पॉइंट, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जो कमी है उसकी वजह से जो एनीमिया कॉज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस। जैसा कि अपन जानते हैं डीएनए को सिंथेसिस कराने के लिए कौन जरूरी है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड cells are unable to divide and increase size, so called megaloblastic anemia। ठीक है, इट इज मेनली मैक्रोलाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्रोलाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया से जानते हैं अपन। ठीक है, बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है कि जिसकी कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति कर लो। तो डाइटरी से जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वगैरह हैं, और इनसे अपन क्या कर सकते हैं, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को बढ़ा सकते हैं। या फिर अपन कर सकते हैं कि ल्यूकवर्म कैल्शियम जो है वो क्या करें, साल्ट के साथ जो है एडमिनिस्टर करें, उससे भी काम बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में ल्यूकवर्म कैल्शियम जो यूज टू ट्रीट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड एंटागोनाइज the effect of methotrexate on normal cells when methotrexate is begin used to treat malignancy। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो एनीमिया आता है उसके बारे में। नेक्स्ट जो एनीमिया इसमें कौन सा है, वो है अपना ए प्लास्टिक और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। यानी ए प्लास्टिक के नाम से जिसे जाना जाता है, तो वो एनीमिया होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो एनीमिया ड्यू टू बोन मेरो फेलियर, किसका फेलियर हुआ है, बोन मेरो का। नोट द पॉइंट, किसका फेलियर, फेलियर ऑफ बोन मेरो और बोन मेरो डिप्रेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज है उनका फॉर्मेशन रुक जाता है और उससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इट में बी प्राइमरी यानी प्रेजेंट एट बर्थ, और सेकेंडरी या फिर एक्वायर्ड हो सकता है, या तो किसी के बच्चे में जन्म से ही नहीं है, बोन मेरो ही नहीं बना जन्म से, या फिर क्या हो गया बाद में ही ये दिक्कत आ गई। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या है, इट्स कॉज इंक्लूड लाइक क्रोनिक एक्सपोजर और माइलोटॉक्सिक एजेंट, जिसमें एग्जांपल के लिए है साइटोटॉक्सिक ड्रग जो होती है वो, रेडिएशन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे HIV हुआ, हिपेटाइटिस वायरस हुआ, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हुआ, तो इनकी वजह से हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन बोन मेरो डिप्रेशन में भी जेनेटिक, यानी या तो क्या हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है, आइडियोपैथिक यानी उसका कोई कोज जो है वो अननोन हो जिसकी वजह से वो हो रहा हो। ठीक है, इट इज नॉर्मोलाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, कैसा है, नॉर्मोलाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। इट कॉज पेंकाइटोनिया और डिजीज नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आर ब्लड। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस क्या है, जो डायग्नोसिस है इसका सीधा सा है, बोन मेरो एस्पिरेशंस, बोन मेरो को एस्पिरेट करो, शो कन्वर्जन ऑफ रेड बोन मेरो टू फैटी बोन मेरो। ठीक है, उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन यानी BMT जो है वो उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन थैलेसीमिया। नेक्स्ट जो अपना एनीमे है उसमें आता है अपना थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से वर्ड से पता चलता है कि किसकी कमी हो जाना इसके अंदर, जो कंजेनाइटल है यानी बाय बर्थ ही क्या हो गया है, कमी हो गई है किसकी, ब्लड सेल्स की। ठीक है, इट इज कंजेनाइटल एनीमिया दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम generation to another generations। This is also known as a Colles anemia। ठीक है, Colles anemia और मीडिएट
Mediterranean anemia, or beta thalassemia measure is autosomal recessive disorder. It occur due to loss of one or both genes, 16 chromosomes. ठीक है, जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है उसके अंदर या तो अब्सेंस हो जाना है, दोनों का अब्सेंस हो जाना, ठीक है, एक्स वाई दोनों का। इट माइक्रोलाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, एक इस टाइप का होता है, माइक्रोलाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बात करते हैं थैलेसीमिया के टाइप की, तो टाइप कौन कौन से हैं इसके, तो जो हैं इसके दो टाइप हैं, अल्फा और बीटा। तो पहले बात करते हैं थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। तो थैलेसीमिया जो माइनर है वो क्या होता है, वन एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट होता है, इट मे बी कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसमें जो होता है एक ही जीन एब्सेंस होता है। दूसरा होता है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर में क्या है, ये एबनॉर्मल जीन होते हैं और दोनों ही जीन क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं इसमें। अब बात करते हैं जो मेजर थैलेसीमिया है उसके टाइप की, तो उसके भी दो टाइप हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा सेल थैलेसीमिया है, इसमें क्या होता है, डिफेक्ट इनटू अल्फा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन होती है उसमें कोई डिस्टरबेंस होता है, तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। और जब बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो बीटा जो ग्लोबुलिन चेन जो है उसके अंदर में कोई मतलब चेंजेस होंगे तो उसको बोलेंगे अपन बीटा थैलेसीमिया। इट्स मोस्ट कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा जो होने वाला जो थैलेसीमिया है वो कौन सा है, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात करें तो सीधा सा एक ही ट्रीटमेंट है कि इसके अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा, ठीक है। जो इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ नंबर, सॉरी सिक्स नंबर, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो आप पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में अपन जानते हैं क्या होता है, आरबीसीज का जो साइज एंड शेप है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, आरबीसीज कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज विच इन एब्सेंस ऑफ O2 convert to sickle cell become rigid and clumped together, so obstructing blood capillaries, ठीक है। इसके अंदर में जाहिर सी बात है क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे सिकल सेल जो है, सेल का जो साइज है वो सिकल टाइप में हो जाता है, चिपका हुआ हो जाता है, और उसमें क्या हो जाती है, सेल्स वगैरह सारी थोड़ी टाइट वगैरह हो जाती हैं, और कैपिलरीज वगैरह जो है वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लग जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट अगर ड्यू टू substitutions of glutamic acid to valine and amino acid at the position of 6 of beta globin polypeptide, ठीक है। जो 6 नंबर जब बीटा ग्लोबिन होता है, पॉलीपेप्टाइड जो होता है, उसकी पोजीशन में थोड़े से चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, ये कॉज होता है, ठीक है। सिकल सेल्स ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या करती है, आपके ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जस्ट लाइक ये ब्लड वेसल्स यहाँ सारी एग्रीगेट हो गई और ब्लॉक कर दिया इसको, यानी क्लॉट फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। तो सिकल सेल्स ब्लॉक द ब्लड वेसल्स वेरियस ऑर्गन एंड डैमेज द एग्जांपल ब्रेन, किडनी, लंग्स और स्प्लीन, ठीक है। इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड autosomal recessive type like thalassemia, or precipitating factor for sickle cell precipitating factor of sickle cell crisis, and इसमें क्या होगा, फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, स्ट्रेस एंड और भी अदर कंडीशंस बनती हैं, जैसे दैट इंक्रीज ऑक्सीजन नीड्स, ठीक है, ये सारी कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, इसी में नेक्स्ट जो है सिकल सेल्स क्राइसिस जो इंक्लूड है उसकी बात करते हैं। तो सिकल सेल क्राइसिस इंक्लूड वेजो क्या है, ओकल्सिव क्राइसिस। ओकल्सिव क्राइसिस में सीधा सा यही है कि जो माइनर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रो जो सर्कुलेशन है उसके अंदर में क्या बन जाता है, ये देखो माइक्रो सर्कुलेशन, इसके अंदर में क्या बन जाता है, क्लम्प बन जाता है, यानी कि
वहाँ पे सारी जो सेल्स हैं वो इकट्ठा होने लग जाती हैं। स्प्लीन, ठीक है, पूलिंग एंड क्लम्पिंग ऑफ ब्लड इन स्प्लीन, ठीक है। हाइपर हिमोलाइटिक की हिमोलाइटिक क्राइसिस की बात करें तो इंक्रीज रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाना, जो आरबीसी है इनका डिस्ट्रक्शन हो जाना। पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज आर रेजिस्टेंस टू फाल्सिफेरम मलेरिया इन अर्ली चाइल्डहुड। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, उसमें में एडमिनिस्टर एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड फ्लूइड टू प्रिवेंट रिजर्व सिकलिंग प्रोसेस क्राइसिस। और उसके बाद में स्प्लीनेक्टोमी, यानी स्प्लीन को रिमूव करना इफ देयर रिकरेंट स्प्लीन सीक्वेंसेस, ठीक है। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम क्या क्या दिखते हैं, तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट दिखेगा जो स्किन है उसका कलर पेलर हो जाएगा, यानी लैक ऑफ कलर की वजह से होगा ऐसा। डिलेड वुंड हीलिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। उसके में रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, टेकीपीनिया होगा। उसके बाद में डिस्पीनिया होगा, यानी कि जो सांस है वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगी या फिर इरेगुलर चलेगी, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे इसकी वजह से, उसमें होगा आपकी ट्रेकीकार्डिया, यानी कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, बहुत ज़्यादा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। एंजाइना होगा। और उसके बाद में कार्डियोमेगेली होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें जेनाइटो यूरिनरी, यानी कि आपके किडनी वगैरह में इनमें क्या दिक्कत आएगी, तो एक तो हीमेचूरिया होगा, यानी कि आपके जो यूरिन है उसके साथ में क्या आएगा, ब्लड आएगा। इरेगुलर मेंस होंगे, यानी जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी। लॉस ऑफ लेबिडो इन मेल एंड फीमेल में क्या होगा, इम्पोर्टेंस इन मेल, मेल एंड फीमेल एंड इम्पोर्टेंस इन मेल, ठीक है। न्यूरोलॉजी की बात करें तो हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, अपैथी होगी, नंबनेस होगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसमें हम जीआईटी की बात करें यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो उसमें एनोरेक्सिया होगा। उसके बाद में नर्वोजा होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होंगे, ठीक है। जनरल अपीयरेंस की बात करें तो फटीग रहेगी उसको, थकान, उसके बाद में वीकनेस और वेट लॉस, डिजीज, डिक्रीज मसल टोन, ठीक है। और सो डिस्टर्बेंस, गेट एंड इम्बैलेंस, ठीक है। बीफी रेड टंग हो जाएगी इसकी, और सोर थ्रोट भी होने के चांस रहेंगे, सोर माउथ हो जाएगा, ठीक है। इन परनीशियस एनीमिया एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें और क्या होगा, तो पेनसाइटोमिनिया होगा। पेनसाइटोपिनिया में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, यानी सभी टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये सारी कंडीशन किसमें दिखेगी, एप्लास्टिक एनीमिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ, ठीक है, हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट काउंट, पैक्ड सेल यानी जो पीसीबी होती हैं, और मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन्स, और उसमें में कंस्ट्रक्शंस MCHC, जो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 RBC, जो नॉर्मल HCC जो है ना 33% होता है, तो इसका काउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में मीन कॉर्पस कॉर्पस क्लीज हीमोग्लोबिन लेवल जो है MCH, उनका काउंट भी क्या होगा, नॉर्मल 30 होता है लेकिन इससे भी कम चला जाएगा। मीन्स कॉर्पस वैल्यू जो MCV है, जो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल आरबीसीज, तो नॉर्मल MCV 90 क्यूब माइक्रोन होता है, ठीक है। तो इन सब का काउंट क्या होगा, गिरेगा, ठीक है, किसमें बढ़ता भी है। उसके बाद में बात करते हैं अपन हीमोफीलिया डिजीज के बारे में, जिसको अपन रॉयल डिजीज कहते हैं। आज उसके बारे में देखेंगे, भाई ये रॉयल डिजीज है क्या, और इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। रॉयल डिजीज की बात करें तो रॉयल डिजीज क्या है, हीमोफीलिया इज अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है,
caused by deficiency of specific coagulation protein. ठीक है, it is a sex X chromosome linked receive inherited bleeding disorder. ठीक है, it may also occur due to gene maturations in adult. ठीक है, female always remain carry of this disease transmit into it from one generation to another generation. देखो इसमें सीधा सा बात है कि ये अगर फीमेल है, अगर इसके अंदर हीमोफीलिया हुआ है तो ये क्या करेगी, सिर्फ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करेगी। और हर बार मरता ही कौन है बेचारा, आदमी। यानी आदमी के अंदर ये क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, यानी आदमी के अंदर तो हीमोफीलिया होगा, लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर खाली कैरी करेगी, ये लेके जाएगी, बस चलो आगे पहुंचाओ। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जीनोग्राम की। तो जीनोग्राम देख लेते कैसे क्या है। मेल आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, ये देख लो, मेल हमेशा इससे अफेक्ट हो गई। ठीक है, चलो जीनोग्राम की बात करते हैं। तो ये देख लो, सिंपल सा दे रखा है, एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे वाई वाई क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, हेल्दी मेल होगा फर्स्ट तो। हेल्दी और अनहेल्दी में से थोड़ा सा ही फर्क है। अगर हेल्दी फीमेल होगी, यानी एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम दोनों मिले तो हेल्दी फीमेल। ये क्या है, ये अनहेल्दी वाला है, छोटा वाला। और ये वाला वाई के साथ मिलेगा तो हेल्दी मेल, लेकिन एक्स एक्स कैरियर फीमेल, एक्स वाई अफेक्टेड मेल। ठीक है, तो ये बनने के चांस रहते हैं, 50-50% चांस है। और एक्स इंडिकेट नॉर्मल जीन्स और स्मॉल एक्स इंडिकेट एबनॉर्मल जीन्स। ठीक है, बात करें अब टाइप की, तो हीमोफीलिया के टाइप भी हैं। तो हीमोफीलिया के कौन कौन से टाइप हैं उनके बारे में बात करते हैं। टाइप फर्स्ट आता है टाइप ए, जो कि क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात करें तो इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। 8 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी अगर एब्सेंस हुई तो उस टाइम पे जो एनीमिया होगा उसको बोलेंगे अपन हीमोफिलिक ए एनीमिया। ठीक है, और इट इज कॉमन टाइप, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप यही है। 80% जो हीमोफीलिया है वो इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हीमोफीलिया बी, जिसको क्रिस्टमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और क्रिसमस डिजीज के नाम से जाने वाला जो हीमोफीलिया बी है, इसमें क्या होता है, इट इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी और क्रिसमस फैक्टर जो है इसकी वजह से होता है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है अपना वॉन विलब्रांड डिजीज। वॉन विलब्रांड डिजीज जो है वो थर्ड नंबर का हीमोफीलिया है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंपल सा है, इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलब्रांड फैक्टर्स, जो कि प्रोटीन सिक्रेट बाय एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्रोटीन सिक्रेट किया जाता है एंडोथेलियल और ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स के द्वारा, जो वेल ब्रांड है उसका कम हो जाना। ठीक है, कॉज डिफेक्टिव प्लेटलेट्स फंक्शन। ठीक है, किसकी वजह से होता है, जब प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइड और बोथ सेक्स, यानी ये दोनों के अंदर होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पैरा हीमोफीलिया। पैरा हीमोफीलिया क्या होता है, तो हेरिडेटरी हेमरेजिक टेंडेंसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिन फैक्टर 5। जो 5 नंबर का क्लोटिन फैक्टर होता है, लेबाइल फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है, पैरा हीमोफीलिया। यानी जो क्लोटिन फैक्टर 5 है उसकी कमी होगी तो उसको हीमोफीलिया को क्या बोलेंगे अपन,
पैरा हेमोफीलिया। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो जाहिर सी बात, साइन एंड सिम्टम में कुछ स्पेशल नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम हुआ तो ब्लडिंग ज़्यादा ही होगी, यानी जब भी चोट लगेगी कुछ होगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा द हॉलमार्क द हेमोफीलिया। ठीक है, जॉइंट कैविटी और द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, एपिस्टेक्सिस एंड टेंडेंसी और टू बर्निश एलाइज। ठीक है, एपिस्टेक्सिस वगैरह ये होना बहुत इजी हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा ही होगा इसमें, हल्का सा बर्न हुआ तो फिर ज़्यादा ही ब्लीडिंग होगी। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो प्रोलॉन्ग सीटी एंड पीटीटी, यानी जो सीटी जो क्लोरीन फैक्टर का टाइम है वो, और पीटीटी का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, जो ब्लड बीटी और पीटी जो है नॉर्मल रहता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एडमिनिस्टर सिंथेटिक मैसिव क्लोटिंग फैक्टर 8 कंसंट्रेटेड और फैक्टर 9। ठीक है, जो सिंथेटिक जो 8 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो, और 9 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो एडमिनिस्टर करेंगे। या फिर ये कर सकते हैं एडमिनिस्टर डी डी ए वी पी, यानी 1 डिमिनो 8 डी arginine और vasopressin, a synthetic form of vasopressins which increase clotting factor 8 level। ठीक है, जो 8 का लेवल है वो बढ़ाने का काम करता है कौन, DDAVP। ठीक है, उसके बाद में है एडमिनिस्टर FFP, यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंसंट्रेटेड ऑफ द एक्सीडेंट क्लोटिंग फैक्टर इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लीडिंग परक्यूशनियस। उसके बाद में पेशेंट शुड बी अवॉइड सपोर्ट और अदर एक्टिविटीज, सॉरी स्पोर्ट और अदर एक्टिविटीज देयर इज हाई चांस ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी। ठीक है, जितना हो सके आपको ट्रॉमेटिक इंजरी से बचना है। और एंटीप्लेटलेट ड्रग लाइक एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जाहिर सी बात है, पहले ही दिक्कतें हो रही हैं तो और ज़्यादा ब्लीडिंग थोड़ी करानी है एस्पिरिन देके, तो एस्पिरिन अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परपुरा। परपुरा क्या है इसके बारे में बात करेंगे, क्या है परपुरा। तो एनी पर्पल कलर रैश ड्यू टू लीकिंग ऑफ ब्लड सेल्स इनटू द स्किन, यानी कि स्किन के अंदर में क्या हो गया है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गए हैं, उसकी वजह से अंदर लीकिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जो कलर आता है वो आता है कौन सा, पर्पल कलर इनटू द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एट मल्टीपल साइड्स यूजुअली बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो है इसका कलर ऐसा दिखने लग जाता है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग में बी अकर फॉर कैपिलरीज, यानी कभी भी कोई सी भी कैपिलरी से क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन कोज, यानी कोज के ऊपर बेसिस होती हैं। तो फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट ड्यू टू बोन मैरो डिजीज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। ठीक है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा नेक्स्ट जो है, इसकी बात करें तो ये क्या है, परपुरा ड्यू टू सेम अननोन कोज, यानी जो कुछ कोज हैं वो क्या है अभी तक अननोन है। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट द प्लेटलेट काउंट रिड्यूस, यानी इसमें माना जाता है कि क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट रिड्यूस ड्यू टू डेवलप ऑफ एंटीबॉडीज एजेंट प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स को मारने वाले कोई एजेंट अपनी बॉडी में बन चुके हैं। इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ये सिर्फ माना जाता है, एक्चुअल में नहीं है। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स बिकम शॉर्ट 1 to 3 days और लेस। ठीक है, 1 से 3 दिन या फिर इससे कम टाइम। उसके बाद में आता है अपना एलर्जिक परपुरा, जिसको अपन नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा के नाम से भी जाना जाता है। एनी ऑफ ग्रुप
or purpuras caused by variety of agent include बैक्टीरिया, ड्रग, फूड या फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या होता है द इम्यून कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ टाइप थर्ड hypersensitivity reactions damage the wall of the small blood vessels leading to bleeding. ठीक है, स्मॉल ब्लड सेल्स हैं उनकी जो वॉल है इनको रप्चर होने की वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है. उसके बाद में बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की. तो साइन एंड सिम्टम जो है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा. तो पहला होगा इसमें पटेची यानी कि पिन पॉइंट परप्यूरिक लीजन ड्यू टू स्कैप ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू टिश्यू. ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर में जो ब्लड है वहाँ पे पिन पॉइंट की तरह जमने लग जाएगा, स्कैप होगा स्मॉल अमाउंट में. ठीक है, उसके बाद में इचिमोसिस, इसमें क्या होगा, हेमरेजिक स्पॉट लार्ज देन पटेची, यानी इसमें अंदर जैसे इसमें पॉइंट पॉइंट बन रहे हैं ऐसे ऐसे कि यहाँ ब्लड भरा है, इसमें क्या होगा, बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे थोड़े, यहाँ ब्लड भरा यहाँ ब्लड भरा, तो इस तरीके से दिखेंगे. उसके बाद में क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम, दांतों से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी. और क्या सिम्टम दिखेगा, एपिस्टेक्सिस होगा यानी कि नाक से नोज ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएगा. और उसके बाद में हैविंग मेनिस इन वुमेन, यानी वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आएगी. बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में क्या आएगा, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट. ठीक है, प्लेटलेट काउंट का चेक करेंगे अपन तो कम आएगा. इंक्रीज बीटी यानी कि जो ब्लड टाइम में वो बीटी टाइम है वो बढ़ा हुआ आएगा. उसके साथ में नॉर्मल सिटी जो है वो देखने को मिलेगा बिकॉज ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर अवेलेबल इन ब्लड. और एंटी प्लेटलेट या फिर एंटीबॉडीज इन द ब्लड देखने को मिलेगा. ठीक है, जो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज हैं वो देखने को मिलेगी, जो क्या करती हैं, प्लेटलेट उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं. बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या है कि अपन इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो पहला है स्टेरॉइड दे सकते हैं. स्टेरॉइड क्या करेंगे, टू सप्रेस इम्यूनिटी, यानी जो आपकी इम्यूनिटी है इसको सप्रेस करेंगे. स्टेरॉइड डिक्रीज द इम्यूनिटी एंड डिक्रीज द proliferation of T lymphocyte, avoid the injections aspirin and NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल जो इनको अवॉइड करेंगे एस्पिरिन वगैरह को. ठीक है, उसके बाद में इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी जो है, ड्रग विच यूज टू डिजीज इम्यून रिस्पॉन्स एंड हैव मेजर रोल इम्यून डिजीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस. एग्जांपल विनब्लास्टिन, एजिथ्रोस्पेरिन और साइक्लोस्पोरिमाइड, और जो मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है, तो इनका यूज अपन करते हैं इसके अंदर. ठीक है, ये तो हो गई अपनी. नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है अपना लिम्फोमा या फिर हॉडकिंस डिजीज जिसे अपन बोलते हैं. तो बात करते हैं क्या होता है लिम्फोमा या फिर हॉडकिंस डिजीज. तो लिम्फोमा क्या है, लिम्फोमा की बात करें तो लिम्फोमा इज अ न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर एंड मैलिग्नो ट्रॉमा lymphatic tissue like lymph node and lymphocytes. एग्जाम्पल के लिए देखें तो lymphomas में बी हॉकिंग्स और नॉन हॉकिंग्स बेस्ड ऑन द सेल टाइप, यानी सेल की टाइप के हिसाब से इनको दो में टाइप डिवाइड कर रखा है अपने, हॉकिंग्स और नॉन हॉकिंग्स. ठीक है, नॉन हॉकिंग्स की बात करें तो लिम्फोमा जो NHL इज मैलिग्नेंट ट्यूमर और बी और टी लिम्फोसाइट्स मोर फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व इन मल्टीपल्स, जो इन्वॉल्व इन मल्टीपल्स हैं वो इसमें देखने को मिलता है मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स के अंदर. ठीक है, उसके बाद में हॉकिंस डिजीज जो है मेनली लोकलाइज्ड, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, टू सिग्नल ग्रुप सिंगल ग्रुप ऑफ नोड्स. एग्जांपल के लिए अगर सर्वाइकल नोड्स और जो एक्सिलरी नोड्स हैं उनकी बात करें तो. ठीक है, हॉकिंस डिजीज इज कॉज पेनलेस enlargement of lymph nodes. ठीक है, और it occurs most common between age 20 to 40 years age. Boys are affected 5 times more than girls. ठीक है,
गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बॉयज इससे अफेक्ट होते हैं। बात करें कोज की, तो कोज क्या है इसके? कोज की बात करें तो फर्स्ट है इसका वायरल इन्फेक्शंस लाइक स्टीन बार वायरस। तो वायरस फाउंड इन 50% पेशेंट्स, सबसे ज़्यादा पेशेंटों में पाया जाने वाला है। और इम्यूनोसप्रेस ड्यू टू इलनेस एंड ड्रग ट्रीटमेंट, और ड्रग एब्यूज एंड यूज कॉम्बिनेशंस कीमोथेरेपी। तो ये सारे क्या हैं इसके कोज हैं। उसके बाद में बात करें स्टेजेस की, तो भाई इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज हैं जो अपने को देखने को मिलती हैं। तो स्टेज फर्स्ट की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को? सिंगल लिम्फ नोड जो है इन्वॉल्व होगा। उसके बाद में स्टेज टू के अंदर इन्वॉल्व टू और मोर लिम्फ नोड और द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। थर्ड स्टेज में क्या होगा? इन्वॉल्व टू और मोर लिम्फ नोड पर बोथ साइड, जैसे डायफ्राम और डायफ्राम के दोनों तरफ। और स्टेज फोर के अंदर क्या होगा? जो इन्वॉल्वमेंट है होल बॉडी का, यानी पूरी बॉडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके बाद में साइन एंड सिम्टम की बात करें कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो अर्ली स्टेज पेशेंट्स हैव symptoms or other than the painless lump, swelling, enlarged lymph node, glands in the armpit or neck. First symptom of Hawking's disease. Cervical area involves first axilla और second joint later, ठीक है, groin later। उसके बाद में नाइट स्वेट एंड फीवर होगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ में हिपेटोस्प्लेनोमेगेली देखने को मिलता है, रीनल फेलियर देखने को मिलता है और एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और सिम्टम हैं जस्ट लाइक जो स्टेरॉइडर हैं, उसके बाद में बोन पेन है, उसके बाद में पैराप्लेजिया है, न्यूरोग्लिया है, उसके बाद में एडिमा एंड जो साइनोसिस है वो देखने को मिलता है किसके ऊपर? फेस के ऊपर, ठीक है। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस क्या है इसके अंदर? प्रेजेंस ऑफ रेड स्टर्नबर्ग, ठीक है। किसका प्रेजेंस होता है? रेड स्टर्नबर्ग का, जिसने क्या था? ग्लैंड मैलिग्नेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल इन लिम्फ नोड्स इन हॉलमार्क ऑफ द दिस डिजीज, ये इस डिजीज का हॉलमार्क है। कौन? रेड स्टर्नबर्ग। रेड स्टर्नबर्ग क्या है इस डिजीज का हॉलमार्क? हॉलमार्क इन सेंस की यही इसका सबसे बड़ा जो है वो इंडिकेटर है। बात करें ट्रीटमेंट की, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? तो अर्लियर स्टेज अगर है किसी पेशेंट की, तो इन्वॉल्व चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सेसिव एक्सटर्नल नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर जो है रेडिएशन जो है वो क्या होता है इसका जैसे ट्रीटमेंट होता है। फॉर एडवांस स्टेज की बात करें डिस्टर्बेंस, रेडिएशन एंड मेलिग्नेंट कीमोथेरेपी इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन ल्यूकेमिया की, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हो गया, क्या क्या है? अगर किसी के अंदर एडवांस स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी देनी है, और किसी में नॉर्मल जो स्टेज है उसके अंदर क्या देना है आपको? फर्स्ट स्टेज के अंदर जो रेडिएशन थेरेपी है वो देंगे। बात करें ल्यूकेमिया की, ल्यूकेमिया के बारे में आप पहले से जानते हैं। ल्यूकेमिया होता क्या है? ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ठीक है। कहाँ कैंसर हो जाना? जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जस्ट लाइक बोन मैरो। कहाँ फॉर्मेशन होता है अपने? बोन मैरो। और कैंसर ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कंपार्टमेंट। और इन ल्यूकेमिया इमेच्योर डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शंस आर अनकंट्रोल्ड, ठीक है। जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है इनका जो प्रोडक्शन है वो अनकंट्रोल्ड होता है और एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ल्यूकेमिया इज 8% ऑफ ऑल ह्यूमन कैंसर, यानी जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से 8% जो कैंसर होता है वो होता है कौन? ल्यूकेमिया, ठीक है। बात करें अपन इसके कॉज की कि भाई किसकी वजह से ये होता है, तो सबसे पहले ये आयोनाइज्ड जो रेडिएशन होती है उनकी वजह से ये कॉज होता है, जैसे कि अपना एक्सरे हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हुए, तो इनकी वजह से ये देखने को मिलता है। कंजेनाइटल एब्नॉर्मली लाइक डाउन सिंड्रोम और ट्रायसोमी ऑफ 21, मोनोगोलिज्म, इन सब की वजह से ये देखने को मिल सकता है।
उसके बाद में वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, रेट्रोवायरस लाइक HTLV1 और ह्यूमन टाइप सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा वायरस की वजह से हो सकता है। कीमोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है कि ये हो जाए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया की। तो ल्यूकेमिया कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप का ल्यूकेमिया प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप का होता है। टू टाइप मेजर टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज द लिम्फोटिक, तो involve abnormal cells lymph node pathway and myelolytic and myo- myelogloginous involve abnormal cell for myeloid pathway, ठीक है। These two type again divide into chroma chronic और acute, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, फर्स्ट है अपना एक्यूट ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया की बात करते हैं एक्यूट की, तो सिम्टम्स जो है डेवलप रिपीटली। तो एक्यूट के अंदर क्या है, एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया ऑल और चाइल्डहुड ल्यूकेमिया। एज ऑफ ऑनसेट इज यंगर देन 50 इयर्स, कितने 15 साल की एज के समथिंग जो है। मोस्ट लाइकली lymphoblast presence in the bone marrow, ठीक है। एक्यूट माइलोजेनियस लाइक ल्यूकेमिया AML और एडल्टहुड ल्यूकेमिया की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमन बिटवीन 15 टू 39 ईयर्स एज, यानी 15 से 39 साल की एज के बीच में ये होता है। मोस्ट माइलोब्लास्ट प्रेजेंस इन द बोन मेरो, ठीक है। मोस्ट डेंजरस टाइप होता है क्योंकि इसके अंदर कहाँ प्रेजेंट है, ये माइलोब्लास्ट जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बोन मेरो के अंदर है। दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज ऑल टाइप ऑफ WBCs एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड की, जो होता है अपना क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया की बात करें तो सिम्टम में बी टेक ईयर्स ऑफ डेवलप, यानी इसमें जो सिम्टम है डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, यानी कि सालों लग जाते हैं इसमें सिम्टम आने। तो फर्स्ट है इसके अंदर ए क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया यानी CLL, और जिसको अपन ओल्ड एज ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, यानी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ल्यूकेमिया होता है, और मोस्ट कॉमनली आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी 50 साल की एज के बाद ये मोस्ट कॉमनली अपने को देखने को मिलता है। मोस्टली लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंस इन बोन मेरो, ठीक है। इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंस होता है, बोन मेरो के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं अपन क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया CML की बात करें, तो मोस्ट कॉमन फोर्थ डिकेज ऑफ लाइफ, पीक इंसिडेंस एट 55 ईयर्स, यानी 55 साल की एज में इसके सबसे ज़्यादा पीक जो देखने को मिलता है। मोस्टली ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंस इन बोन मेरो, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ ल्यूकेमिया प्रेजेंट्स सिमिलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूके leukopenia, all immature stem cells are converted into WBC. Severe infections सिम्टम्स में क्या हो सकता है, और जैसे सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है WBC इन ब्लड, ठीक है। ओवर ब्लीडिंग हो सकती है, हेड हो सकता है, स्प्लिनोमेगेली हो सकती है, हाइपर यूरेसीमिया दैट में बी कॉज रीनल कैलकुलाई, और लिम्फ एडिनोपैथी भी इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के अंदर क्या आता है, मेजर RBC काउंट में भी नॉर्मल, लो एंड हाई, ठीक है। बोन मेरो एस्पिरेशंस बायोप्सी शो ल्यूकेमिक ब्लास्ट फेजर सेल, ठीक है। और उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में आता है अपना एडमिनिस्टर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, ठीक है। जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है उनका एडमिनिस्टर लाइक वेसिटिन और क्लम, ये सारे ये मेथड ड्रग्स वगैरह सारे। उसके बाद में आ जाता है एडमिनिस्टर स्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन। और इन्फेक्शंस के इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग को जो कंट्रोल करना है उसके लिए अपन दे सकते हैं कि भाई रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंसर्न फॉर क्लाइंट्स और टेक रिलेटेड प्रिकॉशंस, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा की बात करें, ट्रॉमा ऑफ बॉन। मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, एबनॉर्मल मैलिग्नेंट proliferation of plasma cell within the bone,
ठीक है, बोन के अंदर में क्या हो जाना, एबनॉर्मल मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाना। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय infiltration. It is characterized by infiltrations of the bone marrow by cancerous plasma cells. ठीक है, trauma compose of malignant plasma cell grow within the bone. It is the more common in male after age of 15 14. ठीक है, 40 साल की एज के बाद में सबसे ज़्यादा आदमी के अंदर देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में होगा पेशेंट जो रिमेन सिम्टोमेटिक जो है वो 5 से 20 साल तक देखेगा, और कार्ब यानी कैल्शियम लेवल जो है इसका इंक्रीज कॉज रीनल कैलकुलाई और रीनल इंसफिशियंसी देखने को मिलेगा, रीनल बोन लीजन्स विच कॉज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। ठीक है, बोन पेन स्पेशली इन द रिब्स स्पाइन एंड पेल्विक के अंदर देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोपिनिया जो है एंड ल्यूकोपिनिया जो है कॉज इरिटेट रिकरेंट इन्फेक्शंस। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस में करते हैं अपन एक्सरे शो डिफ्यूज लीजन्स, demineralizations of osteoporosis in bone, presence of large number of immature plasma cells in bone marrow, और Benz Jones protein abnormal immunoglobulin antibodies productions by abnormal plasma cells in urine and blood। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड स्टेरॉइड जो है अपन इसको देंगे। उसके बाद में इनहांस टू टेक इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम यूरिक एसिड। टेक प्रिकॉशंस के अंदर जो टू प्रिवेंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड इन्फेक्शन एंड रीनल फेलियर की अपन कोशिश करेंगे। मेंटेन न्यू न्यूट्रोपिक न्यूटोपेनिक एंड ब्लीडिंग प्रिकॉशंस का करेंगे अपन। इंक्रीज द फ्लूइड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, डील्स विद problems like hypercalcemia and hyperpyrimidine proteinuria वगैरह के बारे में अपन चेक करेंगे। तो ये सारा क्या है अपन मैनेजमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में आ जाता अपन का यहीं पे ये सारा सेल्स वगैरह का सारा क्लोज होता है, और इसके बाद में जो ब्लड है यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हार्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, इसके बारे में कुछ जानना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद।